Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, you all have 14 days. Inshallah, after 14 days, you will all be sitting in your Cambridge exams. और इन 14 दिनों में आपके पास ईद भी आएगी और रमज़ान का आखिरी अशरा भी आएगा। तो खूब दुआएं करते रहो अपने लिए और खूब मेहनत करते रहो। थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हैं काफ़ी। ईद में आपको पता है काफ़ी हलचल होती है। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग। थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो और अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करो बिकॉज यू ओनली हैव 14 डेज। जितना टाइम गुजरना था गुजर गया है, जितनी प्रिपरेशन आपने करनी थी कर ली है। अब सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई नई चीज़ पे अपना टाइम मत ज़ाया करो, कोई नया कॉन्सेप्ट मत सीखो अभी फ़िलहाल। अभी जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस करो, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो। और प्रैक्टिस भी आपको जो है वो पास पेपर्स की करनी है क्योंकि पास पेपर की प्रैक्टिस के बगैर यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर कॉन्फिडेंटली। जब आप पास पेपर करते हो सॉल्व तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होता है। ऑल्दो कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके पास होते हैं, रिपीटेशन का चांस बहुत ही कम है। लेकिन यह है कि एक पैटर्न होता है। अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो तो आपको उसमें एक पैटर्न नज़र आएगा कि पहला सवाल कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, किस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो क्वेश्चन में जो है वो लैंग्वेज आती है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आएंगी जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बुक के क्वेश्चंस आपने सॉल्व जितने करने थे कर लिए हैं, बस अब पास पेपर की बारी है। पास पेपर की प्रैक्टिस करो। लास्ट 5 ईयर्स जो है तुम्हारे 2022 से लेकर 2018 तक करो। उसका पेपर 1 करो, पेपर 2 करो, पहले अपना वेरिएंट करो, वेरिएंट 2। जब 5 साल के पेपर वेरिएंट 2 के हो जाएं तो उसके बाद फिर वेरिएंट 1 करो। ठीक है। 5 ईयर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो 2018 से लेके अगर 2022 तक के तुम वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपके पास डिफरेंट पेपर्स आते हैं, डिफरेंट पेपर्स ले लो डिफरेंट स्कूल्स के। और क्योंकि स्कूल्स में मॉक पेपर होता है तो मॉक्स ले लो, तो वो सॉल्व कर लो। मतलब अपने आप को जो है ना असेस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को स्कोर जो है वो देते रहो। देखो तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। जब आप एक पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद उसको चेक भी करो मार्किंग स्कीम को देख के, ताकि आपको पता चले कि भाई आपका स्कोर कितना है। ठीक है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सोचा कि तुम लोग के साथ शेयर कर लूँ ताकि ये कि थोड़ा सा ये भी चीज़ तुम लोग देख लो। असल में ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स जो हैं उनका तो सेकंड एक्सपीरियंस है, उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट है ना वो पहली बार बैठ रहा है कैम्ब्रिज के एग्जाम्स में और वो काफ़ी परेशान है। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें भी मैं जो है उनको थोड़ा सा ये है कि रिस्पॉन्स जो तुम्हारा एग्ज़ाम का पेपर है वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फ्रंट पेजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से मिलती हैं, कैसे लिखना होता है, थोड़ा सा ये चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आई होप उनके बाकी के जो टीचर्स हैं इस्लामियत, ज्योग्राफी और उर्दू वगैरह, उन्होंने लाजमी ये चीज़ें उनके साथ शेयर की होंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चा इसमें बहुत पैनिक करता है। क्योंकि पहली बार आप इसको फिल करते हो, आप गलत फिल करते हो, फिर आप काट देते हो। काटने से आपको डर भी लगता है कि यार काट दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कैम्ब्रिज में सारी चीज़ें स्कैन होती है, इसीलिए वहाँ बोला जाता है कि भाई पेंसिल यूज़ ना करो बिल्कुल, क्योंकि पेंसिल जो है वो स्कैन नहीं होगी। स्कैन डॉक्यूमेंट में पेंसिल जो है वो बहुत लाइट आती है। तो जब पेंसिल इतनी लाइट आएगी तो कोई आपका रिस्पॉन्स जो है वो चेक ही नहीं कर पाएगा, तो वहाँ आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ये इंस्ट्रक्शंस जो है इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, कोई पढ़ता नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई ये बेसिक चीज़ जो है तुम लोग के साथ शेयर करूँ ताकि ये है कि तुम लोग के वीडियो देखते देखते जो है ये भी गो थ्रू हो जाए कि भाई इसमें क्या करना होता है। तो ये तुम्हारे पास जो है ये कवर पेज है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट नेम है। अच्छा, यहाँ वही वाला नाम लिखना है जो आपके स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में होता है। स्टेटमेंट ऑफ एंट्री काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिल गई होगी, जिनको नहीं मिली अपने स्कूल से कलेक्ट कर लो। स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में जो आपका नाम है पूरा, आपने वो नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद ये जो सेंटर नंबर है और ये जो कैंडिडेट नंबर है ये भी आपकी एसओई पे ही लिखा हुआ होगा। ये वहाँ से आप देख के जो है वो यहाँ फिल कर लेना। यहाँ ब्लॉक्स बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि भाई ये जो है वो 5 जो है उसमें कोई चीज़ होंगे, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी होगा वो आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर मैंने खोला हुआ है, तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो डी है। हमारा जो कोड है वो 4024 है, ये आपको कोड याद हो चुका है। अब इसके बाद जो ये /1 और 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि ये पेपर 1 है।
और इसका जो वेरिएंट है वो 2 है। वेरिएंट 2 हमारा होता है, जोन 4 वालों का वेरिएंट जो है वो 2 होता है। तो ये 4024 कोड है, और इसका मतलब है 1 और 2। 1 का मतलब है ये पेपर 1 है, और इसका जो वेरिएंट है वो 2 है। ठीक है। अच्छा, इससे आपको और कंफर्मेशन भी हो जाएगी, क्योंकि ये 2 आवर्स का, आपको पता है पेपर 1 2 आवर्स का होता है। और ये जो है मैंने पेपर खोला हुआ है मई जून 2022 का, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी पेपर 1 लिखा हुआ है, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसमें आपको लिखा है कि भाई सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं। ब्लैक और ब्लू, डार्क ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पेंसिल नहीं यूज़ करोगे सॉल्विंग के लिए। पेंसिल आप सिर्फ डायग्राम्स और ग्राफ के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, डायग्राम्स बनाने के लिए और ग्राफ के लिए आप पेंसिल यूज़ करोगे, इसके अलावा पेंसिल यूज़ नहीं करोगे। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो पूरा पेपर पेंसिल से सॉल्व करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपका जो पेपर है वो स्कैन होता है, वो जाके वो इंटरनेशनली असेस होता है, वो यहाँ चेक नहीं होता। ठीक है, तो वो इमेजेस जो है वो सेंड किए जाते हैं, फिर वो चेक होता है। अब इमेजेस जब आप पेंसिल से लिखोगे तो इमेज जो है वो क्लियर नहीं आएगा, और जाहिर सी बात है फिर जो चेकर होगा वो आपकी कॉपी तो नहीं मंगवाएगा वहाँ, वो फिर आपको 0 मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा। तो कोशिश करना कि भाई पेंसिल जो है वो कम से कम यूज़ करो, सिर्फ डायग्राम्स और ग्राफ्स के लिए करो। कॉन्फिडेंट होके अपनी जो है वो सॉल्विंग किया करो। मतलब अगर आप इस तरह सोचोगे कि नहीं यार मैं तो गलत कर दूंगा, तो फिर तो आप गलती करोगे। 3 कॉलम्स बनाओ, कॉन्फिडेंटली अपने पेन से जो है वो उसको फिल करो। पेंसिल से फिल करना, फिर बाद में उसको पेन फेरना, इसमें टाइम ज़ाया होता है। और जो है वो फिर आप, टाइम जब ज़ाया होगा तो फिर आपका पेपर रह जाएगा, फिर आप पैनिक करना शुरू हो जाओगे। तो कोशिश करो कि पेन से ही जो है वो अपना सॉल्व करना शुरू करो। थोड़ा सा छोटा छोटा करो, जगह जो है उसको जो है वो अपनी मतलब जगह को जो है वो अच्छी तरीके से वो मैनेज करो। बाद में अगर आपको काटना भी पड़ गया तो आपके पास इतनी स्पेस हो कि आप अपना आंसर जो है वो सही तरीके से सॉल्व कर सको। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम लोग स्कूल के पेपर्स में देखते हैं कि भाई बच्चे ने जो है वो एक जगह काट के लिख दिया कि भाई सॉल्व ऑन द ब्लैंक पेज, या सॉल्व ऑन द नेक्स्ट पेज। इस तरह मत करना, क्योंकि वो स्कैन होता है। अगर स्कैन में ब्लैंक पेज, अगर स्कैन जल्दी जल्दी में नहीं हुआ, तो फिर जो है वो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट होगा, और वहाँ 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जहाँ जगह दी हुई है वहीं आपको सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस में यही सारी बात लिखी हुई है। राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो स्पेस आपको मिली हुई है वहीं सॉल्व करने की कोशिश करो, कहीं आगे पीछे ना सॉल्व करो, क्योंकि देखो वो इतना उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास स्कैन इमेजेस होते हैं और वो स्कैन इमेजेस को ही असेस करते हैं। उसके बाद कोई करेक्शन फ्लूइड वगैरह यूज़ ना करो उस पर। ये जो बार कोड्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर कुछ मत लिखो। कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी यूज इन दिस पेपर, आपको पता है P1 में। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है इंपॉर्टेंट। बाकी सारी चीज़ें हमें पता ही है, 80 मार्क्स का होता है ये, और ब्रैकेट्स में जो है वो मार्क्स लिखे होते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन ये होती है कि यहाँ जो है वो पेजेस भी लिखे होते हैं, तो तुम जो है वो अपने पेजेस भी कंफर्म कर सकते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास कोई एक पेज कम हो, या एक पेज जो है वो लूज स्टेपल की वजह से निकल गया हो, तो यहाँ से भी जो है वो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। पेपर 2 की भी बिल्कुल इसी तरह की शीट होती है। बस पेपर 2 में डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जो टाइम होता है वो 2 आवर 30 मिनट्स का होता है, और यहाँ देखो 2 2 लिखा हुआ है, मतलब पेपर 2 है और वेरिएंट 2 है। तो हमारा 1 2 और 2 2 होता है। तो जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो पास पेपर्स की, तो पहले आप 1 2 और 2 2 वाले जो वो हैं वो सॉल्व करोगे। ये वेरिएंट 2 का पेपर 1 और पेपर 2 है। ठीक है, जब वेरिएंट 2 आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप वेरिएंट 1 करो। बेशक वेरिएंट 1 के भी आप जो है वो 5 ईयर्स करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। वेरिएंट 1 में पेपर 1 वेरिएंट 1 1 1 हो जाएगा, और पेपर 2 वेरिएंट 1 जो है वो 2 1 हो जाएगा। तो 1 1 और 2 1 जो है वो वेरिएंट 1 के पेपर 1 और 2 हैं। 1 2 और 2 2 जो हैं वो हमारे वेरिएंट के, मतलब वेरिएंट 2 के पेपर 1 और 2 हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी तुम लोग के साथ शेयर करनी थी। एक चीज़ बड़ी और इम्पोर्टेंट है, वो भी तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसको हम जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हें जो है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें जो है वो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इतना सॉल्यूशन कर ले तो उसके कितने मार्क्स होंगे। तो एग्जामिनर रिपोर्ट जो होती है ना, इसमें आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास वो उसने बोला था कॉस्ट ऑफ मिरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। और फिर उसने कहा है कि मिरर ऑफ वेट 40 सेंटीमीटर कॉस्ट $24। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनाने के लिए हमने कॉस्ट को जो है वो C ले लिया, वेट को W ले लिया, और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर। फिर K इंसर्ट किया, फिर K की वैल्यू निकाली। K की वैल्यू निकालने के बाद जो है वो दोबारा इक्वेशन में लिख के
फिर मुझे 60 सेंटीमीटर की कॉस्ट निकालनी थी, तो मैंने 60 सेंटीमीटर की कॉस्ट निकाली, तो मेरे पास $54 आ गया। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल वर्किंग है। सिंस ये पेपर वन है तो इसका मतलब है तुम्हें सारी कैलकुलेशन भी करते हुए दिखानी होगी, तो तुम्हें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि पेपर वन है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो इस पे बिल्कुल देखो, उसने आपको 2 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, 2 आउट ऑफ 2 उसने दे दिया आपको। यहाँ उसने लिख दिया द कैंडिडेट वॉज एबल टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम। उसने पूरी इक्वेशन भी बनाई, उसने के इंसर्ट किया अल्जेब्रिकली, उसने पूरी जो है वो इक्वेशन बनाने के बाद जो है वो अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट की, तो मार्क्स जो है वो 2 आउट ऑफ 2 उसको मिल गए। ठीक है, अच्छा अब इसी रिस्पॉन्स को दोबारा देखते हैं। इस रिस्पॉन्स में अब एक बच्चे ने क्या किया, जल्दबाजी में जो है ना वो उसको पढ़ा ही नहीं, स्क्वायर ऑफ इट्स विड्थ उसने स्क्वायर लगाया नहीं, और उसने पूरा जो है वो वर्किंग कर दी कि भाई स्क्वायर के बगैर पूरी वर्किंग कर दी। तो इस पे उसको 1 मार्क मिला है, आउट ऑफ 2 उसको 1 मार्क मिला है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि भाई यहाँ जो है वो उसने जो कंडीशन थी उसको उसने जो है वो सही असेस नहीं किया, स्क्वायर नहीं यूज किया, लेकिन ये है कि जो मेथड था वो पूरा उसने लॉजिकली जो है वो अप्लाई किया, जिसकी वजह से उसको 1 मार्क मिल गया। तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई प्रॉपर वर्किंग अगर करो तरीके से, हमें लगे कि हाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट है तो हम 1 मार्क दे देते, तो यहाँ यही वाली बात जो है वो उसने लिखी हुई है, द आउटकम इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज सक्सेसफुल। तो उसने जो मेथड यूज किया वो बिल्कुल सही मेथड था, लेकिन बस यहाँ वो स्क्वायर लगाना भूल गया, तो उसको देखो 50% मार्क्स मिल गए। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी मोटिवेशन है, मतलब इस तरह नहीं है कि आपको बिल्कुल ही 0 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली फॉलो करोगे, आपकी जो वर्किंग है उसमें लॉजिक है, वो तरीके की है, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनर रिपोर्ट जो है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व हुए हुए हैं, उसके डिफरेंट रिस्पॉन्स उसने शेयर किए हुए हैं। अब देखो यहाँ ये एक और इसी इसी क्वेश्चन का एक और जो है वो रिस्पॉन्स है, वो भी तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ देखो उसने बिल्कुल सही वर्किंग की है, के स्क्वायर भी लगाया है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि उसने यहाँ आके जो है देखो 40 का स्क्वायर उसने 80 लिखा हुआ है। तो ये इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से उसका पूरा जो है वो आंसर जो है वो गलत हो गया। तो इस पे भी जो है वो उसको यहाँ देखो उन्होंने लिखा था वर्क इन्वॉल्विंग इंडाइसिस इज इनकरेक्ट, तो यहाँ जो है इसने यहाँ गलती कर दी इसने, और जिसकी वजह से उसको 1 मार्क मिला आउट ऑफ 2। तो यहाँ भी उसको 50% मार्क्स जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना सोच के अपनी प्रैक्टिस जो है उसको करो। बिल्कुल ऐसा मत करो कि यार बिल्कुल ही हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं अगर तुम्हारी वर्किंग में लॉजिक है। जैसे हम तुम्हारे पेपर्स चेक करते हैं क्लास में, स्कूल में, तो हम लोग जिस तरह तुम्हें एरी ये जो ईसीएफ की हम बात बताते हैं कि भाई एरर कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो उस पे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि तुम जो है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल सी वर्किंग करो, तो उस पर तुम्हें बिल्कुल हाँ 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपने गलत किया तो बिल्कुल आपको 0 मिलेगा। हाँ 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपने कुछ उसमें की है वर्किंग प्रॉपर लॉजिकल है, तो फिर उस पर आपको मार्क्स बिल्कुल मिल सकते हैं। तो ये एग्जामिनर रिपोर्ट जो है ना ये भी जो है वो मैंने जीसी गाइड से ही उठाई है। ये भी देखो यहाँ तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा होगा, जीसी गाइड से ही मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट उठाई है, तो बिल्कुल इसको पढ़ लो। थोड़ा सा ये कि तुम्हारी जो है ये फिनिशिंग टचेस हैं जो कि तुम्हें आइडिया देते हैं कि हाँ भाई मुझे किस तरह जो है वो अपने पेपर को सॉल्व करना है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दीस टाइप ऑफ क्वेरीज। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।